आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 में आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप उस एनालॉजी से समझ सकते हैं जो हमने फ़र्स्ट ईयर में इस चैप्टर नंबर 3 में और उससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बात इस चैप्टर में अक्सर होती रही है कि रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो लीनियर मोशन का मुतबादिल है। जैसे लीनियर मोमेंटम का मुतबादिल एंगुलर मोमेंटम है, जैसे फोर्स का मुतबादिल टॉर्क है। तो अगर हम लीनियर लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट से लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट को बनाएं तो कुछ ऐसे हो सकती है, जैसे है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब अगर लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप कोई स्टेट करना चाहते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। जैसे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system then the angular momentum of the system remains constant। और फिर वही बात है कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में यकीनन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है और से फॉर एग्जांपल ये फ़र्ज़ करें किसी सिस्टम के मुख्तलिफ़ हिस्सों का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 L3 L4 एंड सो ऑन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इन सारे पार्ट्स का मिला के इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझाने के लिए हमारी बुक वाले ने एक एग्जांपल दी है, ये एक डाइवर की। और ये बात हम ज़रा यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लें जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है और एक्सेस ऑफ रोटेशन से उस मास के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अब ज़रा आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें कि इस एग्ज़ाम्पल में लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ नज़र आता है। ये एक डाइवर की मुख्तलिफ़ पोजीशंस हैं। यहाँ से पहली दफ़ा ऐसे हुआ, डाइवर ने एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड को पुश किया, जंप किया और फिर अपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द घूमता हुआ जाके पूल में गया। लेकिन आप ज़रा देखें कि इसने 3 मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं उसने जो पोजीशंस बदली। व्हेन फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड रोटेटिंग, तो ये वो फिगर है, इसमें उसके बाजू और उसकी लेग्स मुकम्मल तौर पर स्ट्रेच्ड है। फिर उसके बाद इस फिगर में आप देखें तो उसने अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में कर लिया है, उसके जो घुटने हैं और जो बाजू हैं वो उसकी चेस्ट पे आ गए हैं और फिर वो यूँ रोटेट कर रहा है और फिर आखिर में जाके उसने अपनी बॉडी को दोबारा स्ट्रेच किया। अब असल में जिस वक्त वो इस पोजीशन में है फॉर द फर्स्ट टाइम विद स्ट्रेच्ड आर्म्स एंड लेग्स, तो यहाँ पे उसकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है, लिहाजा यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, सो वो स्लोली रोटेट कर रहा होगा। जिस वक्त उसने अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में किया है तो आप देख सकते हैं उसका मास तो वही है, लेकिन उसकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत करीब चले गए और एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब जाने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कमी की वजह से लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक चूँकि बाहर से कोई टार्क तो लगी नहीं है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कमी को पूरा करने के लिए और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। सो अगर आई कम हुआ है तो ओमेगा को बढ़ जाना चाहिए।
सो यहाँ पे पहुँच के इस पोजीशन पे, इसके बाद वाली पोजीशन पे, इसके बाद वाली पोजीशन पे, इन पोजीशंस पे वो बहुत तेज़ घूम रहा होगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे फ़र्ज़ करें इस पहली पोजीशन में अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था और उसकी एंगुलर स्पीड ω1 थी, तो इन पोजीशंस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो के I2 हो गया होगा और एंगुलर स्पीड बढ़ के ω1 से ω2 हो गई होगी। लेकिन सिचुएशन ये होगी कि I1 ω1 शुड बी इक्वल टू I2 ω2, यानी फर्स्ट मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन दिस पोजीशन सेज L1 और एंगुलर मोमेंटम इन पोजीशन में है L2, तो L1 शुड बी इक्वल टू L2, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये एक इक्वेशन, ये वाली I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ये बात ज़हन में रखिए कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है। इस सारी सिचुएशन में चूँकि बाहर से कोई टार्क नहीं लगी, इसलिए ये जो डाइवर है ये अपनी बॉडी को क्लोज़ करके अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करके एंगुलर स्पीड बढ़ा रहा है तो बढ़ा सकता है, लेकिन चूँकि बाहर से कोई टार्क नहीं लगी है इसलिए वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं कर सकता है। वो किसी भी पोजीशन में, क्लोज टक पोजीशन में, स्ट्रेच्ड आर्म्स लेग्स की पोजीशन में, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वही रहेगा, क्योंकि अनटिल एंड अप टिल नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स, तब तक उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन की चेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ एक ग्रीन स्ट्रिप में लिखा हुआ है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज द ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टार्क काजेज इट टू डू सो। जब तक कि बाहर से कोई टार्क ना लगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तब तक चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बुनियादी तौर पे फिर वही एक सेंस है जिसको हम रिपीट करते आ रहे हैं। जब एक बॉडी मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, भले वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, भले वो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़रूर होगी। अगर एक बॉडी लीनियर मोशन कर रही है तो हम कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। अगर इस एनालॉजी से हम देखें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को शायद होना चाहिए ½ I ω², क्योंकि m के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया और v के बदले में ओमेगा आ गया। हम इसी चीज़ को देखते हैं क्या ऐसा है। तो आप देखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में एक बॉडी ली गई है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसका कोई हिस्सा है फ़र्ज़ करें m1, वो इस वक्त घूम रहा है और उसका अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1 और इस बॉडी की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो इस वक्त उसकी जो स्पीड होगी वो होगी v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इस हिस्से की काइनेटिक एनर्जी होगी ke1 इज इक्वल टू ½ m1 v1²। m1 उस हिस्से की है, सिर्फ v1 यकीनन उस हिस्से की उस पॉइंट की स्पीड है, और यहाँ से आ गया ½ m1 और ब्रैकेट में आप देखें तो v1 की वैल्यू पुट हुई r1 ओमेगा और स्केयर आ गया। दिस इज़ ke1 इज इक्वल टू ½ m1 r1² ओमेगा²। ये बात आप देख सकते हैं, ओमेगा का सबस्क्रिप्ट नहीं लगा, इसलिए कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके तमाम हिस्सों की एंगुलर स्पीड सेम होती है। अब अगर फ़र्ज़ करें इस बॉडी के बहुत सारे पीसेस हैं m2 m3 m4, तो इस फार्मूले के हिसाब से जो उनकी एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होना चाहिए वो किसी का होना चाहिए ½ m1 r1² ओमेगा², ½ m2 r2² ओमेगा², ½ m3 r3² ओमेगा²। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की हो जाएगी तो वो हो जाएगी के रोटेशनल इज इक्वल टू ½ m1 r1² ओमेगा² प्लस m2 r2² ओमेगा², और अगर हम चाहें तो ओमेगा² को भी कॉमन ले सकते हैं। ये जो आखिरी इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है वो आप देखें कि ऐसे लगता है जैसे हमारे पास इस वक्त ब्रैकेट में m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3², तो ऐसे लगता है जैसे ये m1 और m2 और m3 के सारों के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं, जिन्हें अगर जमा कर दिया जाए तो बॉडी का कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है।
जैसे नेक्स्ट हम स्टेप में देखते हैं, ये देखें इस वक्त हमारे पास एक रिलेशन है के रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और जो ब्रैकेट में टर्म्स थी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, वो सारी की सारी हमने सम अप करके उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया। सो ऐसे लगता है जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ जस्ट लाइक दैट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जिस वक्त कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों शामिल होती हैं। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। एग्जांपल के तौर पे डिस्क और हुप की काइनेटिक एनर्जीज भी डिस्कस की गई हैं, उन्हें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।